दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इसमें परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुरूप हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तथा प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, एंड्रॉयड क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, इंटरफेस या सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर है एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों आप जान लीजिए कि एंड्रॉयड एक मोबाइल प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका विकास गूगल के द्वारा किया गया है और ये ओएस, स्मार्टफोन, टैबलेट और टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस के लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वो इसका क्या होता है? ऑप्शन देखिए, गृह पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ या फिर पता का पृष्ठ। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है वो पहला पृष्ठ जो सामान्यतः हम वेबसाइट पर देखते हैं दोस्तों, वो इसका गृह पृष्ठ या होम पेज होता है। तो हिंदी में दिया गया है गृह पृष्ठ, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आप जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है और होम पेज से उस वेबसाइट के अन्य पेजों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखिए, नोवाक जोकोविक, एंडी मरे, रोजर फेडरर या फिर राफेल नडाल। तो सही उत्तर है नोवाक जोकोविक। दोस्तों इटालियन ओपन एक टेनिस प्रतियोगिता है और 2022 के इटालियन ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब था वो सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने और महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक पोलैंड की खिलाड़ी ने जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप जान लीजिए, केरल में। दोस्तों संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन केरल में किया गया और ये इस टूर्नामेंट का 75वां संस्करण था और इस टूर्नामेंट में पश्चिम बंगाल को हराकर केरल ने इसका खिताब जीता है। तो याद रखिएगा केरल में संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 आयोजित हुआ और इसका विजेता केरल रहा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आसान भी है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो आप जानते भी होंगे जैव विविधता किसे कहते हैं। दोस्तों जैव विविधता किसी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणी जैसे पौधे और जंतुओं की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। तो याद रखिएगा एक निर्धारित क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव प्राणियों यानी पौधों और जंतुओं की पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है आपको बताना है। देखिए, जस्ता, तांबा, निकिल या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों ये आपका जल प्रदूषक नहीं है। आप जान लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, फिर भी वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के कारण हो सकता है जिससे कि अम्लीय वर्षा हो सकती है। लेकिन जस्ता यानी जिंक, तांबा और निकल ये जल प्रदूषक के कारक हैं और सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं बल्कि वायु प्रदूषक है। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होता है।
और आप जान लीजिए दोस्तों, अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित जो प्रदूषणकारी रसायन होते हैं उनकी प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। और वर्षा के जल को अम्लीय बनाने में मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। और आप जान लीजिए ये कैसे, नाइट्रस ऑक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। और ये अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, यहाँ पे चट्टानों, पेड़ पौधों और पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी सही है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल सही नहीं है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से जो संरक्षित वन्य पशु है बाघ और हाथी हैं, न कि हंगुल। तो जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अभ्यारण्य या सेंचुरी जो राइनो के लिए जाना जाता है, काजीरंगा, गिर, रणथंभौर या कॉर्बेट। तो सही उत्तर है काजीरंगा। राइनो मतलब गैंडा होता है दोस्तों। एक सींग वाले गैंडे या राइनो के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। गिर, रणथंभौर और कॉर्बेट ये जो उद्यान बनाए गए हैं ये बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप जानते भी होंगे। दीवान ए अमीर कोही दोस्तों कृषि के लिए प्रसिद्ध है और ये विभाग कृषि और उसकी उन्नति के लिए बनाया गया है। और आप जान लीजिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों की उन्नति और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। और इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और आप जान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो याद रखिएगा, 1938 के हरिपुरा जो कि गुजरात में है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है। चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा यानी न्यू मून के दिन, किसी दिन या फिर पूर्णिमा को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा न्यू मून या प्रतिपदा के दिन। आप जान लीजिए कि सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। और ये स्थिति केवल प्रतिपदा यानी न्यू मून के दिन या अमावस्या को होती है। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको। अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से या लक्षद्वीप को मालदीव से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। याद रखिएगा दोस्तों, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह यानी लघु अंडमान को निकोबार द्वीप समूह जिसको कि कार निकोबार द्वीप कहते हैं वहाँ से अलग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से
इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को आयरलैंड का संविधान, जो कि 1937 का आयरलैंड का संविधान था, वहाँ से प्राप्त हुई है। और आप जान लीजिए कि आयरलैंड के संविधान से जो अनुसरण योग्य भाग हैं, जैसे फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराएं, गांधीवाद, मानवाधिकार और इनकी सार्वत्रिक घोषणाओं का प्रभाव नीति निर्देशक तत्वों पर दृष्टिगत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? ऑप्शन देखिए, संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत या संसदीय कानून। तो सही उत्तर है न्यायिक व्याख्या। दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के वाद में भी किया गया था। तो स्पष्ट है कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन ये जो न्यायिक संरचना में, हमारे संविधान की मूल संरचना में जो बुनियादी ढांचा या फंडामेंटल स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, वो न्यायिक व्याख्या यानी न्यायिक व्याख्या या न्यायिक निर्वचन से आया है। और आप जान लीजिए कि बुनियादी ढांचा का सिद्धांत मूल रूप से संविधान में नहीं था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के साथ साथ अन्य किसी प्रयोजन से भी रिट जारी करता है। साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण के द्वारा भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ है। तो इस तरह से ये जो कथन है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो आप जान लीजिए कि ईमेल अटैचमेंट दोस्तों, ये दूसरे प्रोग्राम को एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है, इसको ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल अटैचमेंट दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट है जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है। और ईमेल अटैचमेंट में वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, इमेज, वीडियो, ये सभी भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता? देखिए, प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी, HCR या फिर साक्षरता। तो सही उत्तर है साक्षरता। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गरीबी रेखा आकलन के लिए साक्षरता का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि ये जो प्रति व्यक्ति औसत आय है, भोजन में कैलोरी की मात्रा, HCR, ये सभी गरीबी रेखा निकालने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। शोध अभियोग्यता से संबंधित प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शोध में विश्वसनीयता मापन क्रिया की वह गुणवत्ता है जो क्या प्रदान करती है? ऑप्शन है आवृत्तिपरकता और परिशुद्धता, समयनिष्ठता और परिशुद्धता, परिशुद्धता और गति या गति और आवृत्तिपरकता। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है आवृत्तिपरकता और परिशुद्धता। आप जान लीजिए कि शोध में विश्वसनीयता परीक्षण से तात्पर्य मापन की चर त्रुटियों से है और विश्वसनीय परीक्षण वो परीक्षण होता है जिस पर विश्वास किया जा सके। परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध उससे मिलने वाले प्राप्तांकों में अस्थायित्व से है। और आप जान लीजिए कि यदि परीक्षण से प्राप्त अंकों में अस्थायित्व है तो परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे अगर जो आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी एक प्रयोग, जैसे हम साइंस में कोई प्रयोग करते हैं तो अगर हम H2 + O2 यानी
हाइड्रोजन और जल का मिश्रण जो होगा वो हमेशा H2O यानी जल का निर्माण करेगा। और ये कितनी बार ये परीक्षण किया जाए, तो इसी प्रकार ये है कि शोध में विश्वसनीयता की परखता ये होती है कि जो परीक्षण होता है उससे विश्वसनीय परिणाम प्राप्त हों। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है किसके द्वारा? तो आप जान लीजिए, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन FIACS के द्वारा होता है। देखिए, शिक्षक के कार्यों का जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन है, इसका जो है परीक्षण या मूल्यांकन फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम यानी FIACS फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, और इस तकनीक को डॉक्टर नेड ए फ्लेंडर ने विकसित किया था। और ये प्रणाली शिक्षकों के केवल मौखिक व्यवहार को मापती है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है दोस्तों, ALU किसका परिचालन संपन्न करता है? लॉगरिदम आधारित, ASCII, एल्गोरिदम आधारित या फिर अर्थमेटिक? तो आप जान लीजिए दोस्तों, ALU का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दोस्तों, कंप्यूटर में ALU जो होता है ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है और ये अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए कि दोस्तों जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है और ये अर्थमेटिक और लॉजिकल परिचालन यानी ऑपरेशन संपन्न करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क या फिर जॉयस्टिक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। आप जान लीजिए दोस्तों, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है और ये वास्तव में एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। और दोस्तों, जॉयस्टिक का प्रयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? देखिए, प्रयोगकर्ता का नाम और घर का पता, वैधानिक नाम और फ़ोन नंबर, हस्ताक्षर और पासवर्ड या फिर प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम? तो सही उत्तर है ईमेल पते में दोस्तों प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम यानी यूजर नेम एंड डोमेन नेम शामिल होते हैं। यूजर नेम में जैसे अनुराग आप लिखेंगे .33198, ये आपका जो है यूजर नेम है। उसके बाद @gmail या रेडिफ मेल, इस तरह से जो होते हैं वो डोमेन नेम होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो आप जान लीजिए, मई 2022 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में 5 नॉर्डिक देशों ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इन देशों में कौन से देश शामिल हैं? तो सही उत्तर है नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन। ये 5 नॉर्डिक देश हैं जिन्होंने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। और दोस्तों, 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड को चुना गया है। नॉर्डिक क्षेत्र या नॉर्डेन के 5 संप्रभु राज्यों डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से मिलाकर परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2022 में संपन्न ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों, अप्रैल 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था 2022, और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना या फिर अधिगम की कठिनाइयों को समझना। तो सही उत्तर है विद्यार्थियों के लर्निंग यानी अधिगम को बढ़ाना। दोस्तों, निर्माणात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि के मूल्यांकन से है जिसमें मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव हो। अगला प्रश्न है कि प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है प्रतिक्रियात्मक प्रभाव, परिपक्वता प्रभाव, प्रतिगमन प्रभाव या अनुकूलन प्रभाव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है प्रतिगमन प्रभाव। आप जान लीजिए दोस्तों, प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच जो उत्तरदाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन होता है उसको प्रतिगमन प्रभाव कहा जाता है। और प्रतिगमन प्रभाव को दो भागों में बांटा जा सकता है, बहुमुखी प्रतिगमन और वक्रीय प्रतिगमन, और इसके प्रभाव के अंतर्गत कारण और प्रभाव के संबंधों की जानकारी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, शोध का सारांश, शोध अभिकल्प, शोध परिकल्पना या फिर शोध प्रतिमान। तो आप देख लीजिए दोस्तों, वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है वो शोध अभिकल्प या शोध डिजाइन कहलाता है। दोस्तों, शोध कार्य में कार्य करने की योजना या शोध प्रक्रिया की रूपरेखा होती है। शोध अभिकल्प तथ्यों के संकलन और विश्लेषण से संबंधित दशाओं को इस तरह आयोजित करता है कि कार्य अवधि में बचत करते हुए शोध के प्रयोजन के साथ संगतपूर्ण हो सके। और F.N. कार्लिंगर के अनुसार शोध अभिकल्प अन्वेषण की योजना संरचना की एक रणनीति है जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके और विविधताओं को नियंत्रित किया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।